नमस्कार दोस्तों। आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और इसमें विभिन्न प्रकार के न्यूज़पेपर जैसे हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, पीआईबी हो गया, पीटीआई हो गया, ठीक है, आदि से संबंधित न्यूज हैं। और आपकी इस डिस्कशन में सभी प्रकार की न्यूज होलिस्टिकली कवर होंगी, जो चाहे प्रीलिम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो या मेंस की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो आपको अलग अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी हाल ही में आप लोग चर्चा में रहा है कि AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को फीफा द्वारा क्या किया गया था, बैन किया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्वमेंट था, जैसे प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट था और कानून का इन्वॉल्वमेंट था, जैसे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कमेटी थी जो उसको देख रही थी, क्योंकि ये सही से उसका संचालन नहीं करना चाह रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट चाहता था कि इस AIFF है इसका संचालन सही से हो, स्पोर्ट स्पिरिट को बढ़ावा मिले और अवसंरचना का विकास हो। लेकिन लेकिन फीफा का चार्टर कहता है कि किसी भी स्पोर्ट अथॉरिटी में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या किया, फीफा ने AIFF को क्या कर दिया, बैन कर दिया। और जिससे भारत में अक्टूबर में क्या वीमेन फीफा वर्ल्ड कप होने वाला था, वो प्रभावित हो सकता था नहीं हो। और इंडियन टीम हो सकता था कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भाग ना ले सकें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमेटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है वो अब क्या करेगी, उसका सस्पेंशन कर दिया है। क्या कर दिया है, माने उसको हटा लिया गया है AIFF से। और जिससे क्या हो सके, जो AIFF है उस पर जो लग बैन है वो क्या है, हट जाए। और अक्टूबर में जो होने वाला जो टूर्नामेंट है वो भारत में हर संभव तरीके से पॉसिबल हो सके। अगर ये नहीं होता तो भारत की जो छवि है उसको छवि खराब होती। मैंने बहुत सारी समस्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई छवि खराब होती है तो उसको सुधारने में काफी टाइम लगता है। हाल ही में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में अच्छा प्रदर्शन किया है जो काफी सराहनीय है। तो इन सबको देखते हुए सारा काम किया गया है। लेकिन हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि जो स्पोर्ट का जो खेल का प्रशासन है भारत में किस तरीके से इमर्ज हुआ, पहले क्या था और अब क्या है। मतलब कि वर्तमान में किस तरीके से भारत में गवर्नेंस चल रही है स्पोर्ट के संबंध में, उसका विकास कैसे हुआ, हिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे और समस्याएं क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो हिस्ट्री, उसका विकास कैसे हुआ। तो हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, अर्ली 1950 में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर स्पोर्ट को उसको स्पोर्ट का विकास किया ताकि क्या हो सके, भारत में जो भी खेलों से संबंधित जो मानक हैं वो क्या हो सके, स्टेब्लिश हो सके। और 1982 में एशियन गेम के बाद एक डिपार्टमेंट का गठन किया जिसको डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर बोलते हैं। और 1984 में नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी आई। जस्ट आपको ओवर थ्रू होना है, ज्यादा आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है ये वाला। और 2000 में क्या किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट बना दिया गया जो वर्तमान में है। और 2011 में स्पो नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड ऑफ इंडिया 2011 आया। और 2022 में नेशनल एयर स्पोर्ट पॉलिसी 2022 आई, जिसमें एरोबेटिक्स, एरो मॉडलिंग और बैलोनिंग और ड्रोन और हैंग ग्लाइडिंग और पावर हैंग ग्लाइडिंग और ये सारी जो जो गतिविधियां हैं एयर से संबंधित जो हम स्पोर्ट देखते हैं, ठीक है, उन सबको मंजूरी 2022 में दी गई, ठीक है। अब अब ये देखते हैं कि वर्तमान में क्या प्रशासन है। तो वर्तमान में सबसे पहला जो बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर है, जो क्या करती है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके अंदर काम करती है।
और एक अदर बॉडी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, इसके अंदर स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है और नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है। जैसे इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंदर क्या है, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या है, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है जितने भी भारत देश में है, और इसके अंदर क्या है, ट्रेनिंग सेंटर है, माने इसका रेगुलेशन नियमन कौन करता है, साई करता है। और इस तरह की जो बॉडी है वो क्या काम करती हैं कि जो खेल अवसंरचना है उसको बढ़ावा देना, और वित्तीय सहायता है उसको बढ़ावा देना, और कैपेसिटी बिल्डिंग मतलब क्षमता बढ़ाना। तो ये सारे काम कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर के अंतर्गत साई है, साई के अंदर स्पोर्ट इंस्टीट्यूट है, फिर ट्रेनिंग सेंटर है, और ये बॉडी के ये सारे क्या है, काम है। अब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अंदर क्या है, स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन है, और नेशनल स्पोर्ट क्या है, फेडरेशन है, और स्पोर्ट फेडरेशन है इस राज्यों में। तो ये क्या करती है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है जो ओलंपिक चार्टर के तहत स्टेब्लिश हुई है। ये क्या करती हैं, अंतरराष्ट्रीय रिप्रेजेंटेशन भारत का करती हैं, जैसे अभी राष्ट्रबंधन खेलों में किया गया। कंडक्ट लोकल स्पोर्ट इवेंट, जो स्थानीय स्तर पर जो इवेंट होते हैं उनको उनको ऑर्गेनाइज करती हैं, और स्पोर्ट को भारत में क्या दिक करती हैं, बढ़ावा करती हैं, तो भारत में खेल के क्षेत्र में क्या हो, बढ़ावा मिल सके। तो ये सारी काम क्या करती हैं, ये बॉडी करती हैं। तो हमने इसका एक गवर्नेंस स्ट्रक्चर देख लिया स्पोर्ट का कि कैसे काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें समस्याएं क्या क्या हैं। तो समस्या ये है कि जो राइट दिए गए हैं स्पोर्ट बॉडी को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मतलब कि जो जवाबदेही दी गई है, उनको सही से डिफाइन नहीं किया गया, ऐसे सही से वो उसका कार्य नहीं कर पाती हैं। मान कि पारदर्शिता का अभाव है, किसी को भी कैप्टन बना दिया, किसी को भी मतलब बाहर ले लिया, किसी को भी अंदर ले लिया, मतलब सही से मानक नहीं है। सेंट्रल विजिलेंस विजिलेंस कमीशन ने 2010 में बोला था, मतलब कि केंद्रीय सतर्कता जो आयोग है उसने बोला था कि 14 प्रोजेक्ट जो कॉमनवेल्थ गेम इंडिया में हुए हैं उसमें कितनी है, 14 प्रोजेक्ट में क्या है, अनियमितताएं पाई गई हैं। और 2013 में इंडियन प्रीमियर लीग में स्पोर्ट फिक्सिंग देखी गई, जिसमें कई खिलाड़ी क्या हुए, गिरफ्तार हुए, और लोढ़ा कमेटी ने बीसीसीआई को क्या किया, कई सुधार किए। ठीक है, और इसमें खेलों में क्या है, व्यवसायीकरण का अभाव है, मतलब लोग अगर खेल को चूज करें तो क्यों करें, अगर खेल के बाद भी किसी का कैरियर सेफ नहीं है तो क्यों करें। तो इसलिए इसमें क्या करना है, व्यवसायीकरण करना चाहिए, और वित्तीय समावेशन की, वित्तीय सहायता की कमी रहती है, खेलों को खाना अच्छा नहीं मिलता, कुपोषण रहता है, अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। ठीक, और अवसंरचना की कमी है। क्यों है अवसंरचना की कमी, क्योंकि खेल क्या है, एक राज्य का सब्जेक्ट, राज्य सूची का विषय है, तो राज्यों के पास वैसे ही संसाधनों की कमी है। तो अवसंरचना विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जैसे हरियाणा में स्पोर्ट कल्चर को खूब बढ़ावा मिलता है क्योंकि उसके पास संसाधन अधिक है, और स्पोर्ट स्पिरिट भी पाई जाती है। लेकिन वही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो वहाँ पे स्पोर्ट स्पिरिट नहीं पाई जाती, ज्यादातर लोग कहाँ जाते हैं, प्रशासन में जाते हैं, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन स्पिरिट पाई जाती है। तो ये सारी सोच मन की व्यवहार परिवर्तन भी करना आवश्यक है। और लोग क्या करते हैं, अपने स्पोर्ट को बढ़ावा देने के लिए इनहेंसिंग ड्रग, माने ड्रग को बढ़ावा लेते हैं, जो डोपिंग कहते हैं, और डोपिंग के द्वारा अपनी मसल्स को क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। तो ये भी समस्या है। और आप कमेंट करके ये बताना कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को किस समिति की अनुशंसा पर स्टेब्लिश किया गया था, और इस में कितने लोग होते हैं, और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, आप कमेंट करके उसको बताना। ठीक है, तो ये हमने देख लिया, समस्याएं देख ली। अब आपको समस्याएं पता है तो आप सुधार भी आसानी से लिख सकते हो, क्योंकि जो जो समस्याएं हैं उनमें क्या कर दो बेटा, सुधार कर दो। ठीक, अब सरकार ने क्या स्टेप लिए हैं उसको बढ़ावा देने के लिए, पहले तो सरकार ने फिट इंडिया मूवमेंट चलाया, सरकार ने खेलो इंडिया मूवमेंट चलाया, सरकार ने साई ट्रेनिंग सेंटर स्कीम लॉन्च की, सरकार ने स्पोर्ट टैलेंट सर्च पोर्टल लिया, सरकार ने नेशनल स्पोर्ट अवार्ड लॉन्च किया ताकि लोग क्या कर सकें, खेलों में भागीदारी बढ़ सके, सरकार ने टारगेट ओलंपिक पोडियम लॉन्च किया। ठीक है, और सरकार खेलों के द्वारा राजीव गांधी पुरस्कार भी देती है, उसकी राशि भी बढ़ाई।
ठीक। खेल रत्न पुरस्कार विभिन्न राज्यों के द्वारा भी दिए जाते हैं। तो ये सारे काम कार्य किसने किए? सरकार ने किए। और आई थिंक ये सारा टॉपिक हमने हमने मतलब कि समग्र रूप से पढ़ लिया है। इसकी मुझे नहीं लगता इसके आगे आपको कुछ ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता है। ठीक। अब जम्मू जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, जो मतदाता हैं उसको लेकर विवाद हो गया है। जो जम्मू कश्मीर के मुख्य जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने बोला है कि जो ऑर्डिनरी जो वोटर है वो भी जम्मू कश्मीर में क्या कर सकेगा? मतदान कर सकेगा। तो ये और किसके बिहाफ पे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के प्रतिनिधित्व माने लोगों का प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। तो एक ऑर्डिनरी रिजाइडिंग या वोटर चर्चा का विषय था। इसका मतलब यह है, मान लो कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में रहता है और वो काम करने के लिए कहाँ गया? जम्मू कश्मीर में गया। अब वो वहीं रहने लगा। तो इस व्यक्ति का वोट वो जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होंगे तो यहाँ पे भी क्या करेगा? वोट वो दे सकता है। लेकिन वो क्या करेगा? उत्तर प्रदेश में अगर उसका वोट है तो वो क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। और वो कहाँ वोट करेगा? जम्मू कश्मीर में वोट करेगा। यही लिखा है, फ्रॉम another part of country but living in Jammu Kashmir for purpose to work business other region providing the person get name deleted electoral roll of their native constituency। ठीक है, सिंपल सा बात है। इसको बोलते हैं, जब आर्टिकल 370 था फोर्स में, तो ऑर्डिनरी जो रिजाइडिंग था, मतलब बाहर वाला व्यक्ति अगर जम्मू कश्मीर में रह रहा है तो ओनली वो संसद के चुनाव होते थे वो तब वोट कर सकता, मतलब विधानसभा के चुनाव में वो वोट नहीं कर सकता था। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉन परमानेंट रेसिडेंट। और एनपीआर, वेस्टर्न पाकिस्तान रिफ्यूजी लिविंग इन जम्मू कश्मीर में भी अलाउ है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि ऑर्डिनरी रिसाइडिंग का मतलब है कि किसी दूसरे राज्य से आया है व्यक्ति, वहां पे बिजनेस के लिए आया है, कोई काम के लिए आया है, पढ़ाई के लिए आया है, लेकिन वहां पे वोट कर सकता है, लेकिन जो उसका मूल जो राज्य है वहां से उसका वोट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो इसे लेकर वहां के राजनीतिक पार्टी ने विवाद किया, मुद्दा उठाया कि ये गलत है, माने बाहर के लोग जम्मू कश्मीर में वोट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही विवाद का विषय था, इसी चर्चा में था। तो क्या हुआ, जब 370 आर्टिकल 2019 में खत्म हुआ अंडर द जम्मू कश्मीर आरपीए एक्ट 1957 के तहत, तब क्या थे कि ओनली परमानेंट जो रेसिडेंट थे वो वोट के लिए अलाउ थे, लेकिन 2019 के बाद रेजिडिंग वोटर भी, मतलब कि ये परंपरा 2019 के बाद क्या हो गई? खत्म हो गई, नल एंड वॉइड हो गई। अब सरकार, अब जो भी निर्वाचन जो प्रशासन है, निर्वाचन के जो अधिकारी हैं, उनको प्रक्रिया क्या करनी पड़ेगी? दोबारा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ग्राउंड लेवल से। ठीक है, इतना आप ध्यान रखना। अब इससे संबंधित एक टॉपिक और है, वो भी पढ़ लेते हैं कि जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया और रंजना प्रकाश देसाई ने डीलिमिटेशन कमीशन की अध्यक्षता में डीलिमिटेशन कमीशन का गठन किया, मत के परिसीमन आयोग जो हर जनगणना के बाद गठन किया जाता है। पहले क्या था? 111 सीटें थी, मतलब कि 46 कश्मीर में थी, 37 जम्मू में थी, 4 लद्दाख में थी और 24 किसके लिए थी? जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके लिए। तो इसकी टोटल कितनी होगी? 111। लेकिन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने कहा कि जो विधानसभा असेंबली है उसमें से 6 जम्मू में बढ़ा दो, तो आप कितनी हो जाएंगी? 43। और एक कश्मीर में बढ़ा दो तो कितनी हो जाएंगी? 47। और लोकसभा में 5 जो पार्लियामेंट्री का कंस्टिट्यूंसी है उस रीजन में बढ़ाने की बात की। ठीक है, और कश्मीरी पंडित के लिए उनने क्या किया? एटलीस्ट कम से कम 2 लोगों के लिए आरक्षण होना चाहिए कश्मीरी पंडित के लिए, ताकि वो अपना विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व कर सकें। और इस बार शेड्यूल अनुसूचित जाति के लिए भी उन्हें 9 सीट क्या की? रिजर्व की। ये अनुशंसा किसने दी? रंजना प्रकाश देसाई ने। तो आप ध्यान रखना, रंजना प्रकाश देसाई किससे संबंधित है? मतलब कि
ये जो आयोग है वो किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर के डीलिमिटेशन से संबंधित है। अब डीलिमिटेशन से संबंधित जो परिसीमन है उससे संबंधित कुछ संवैधानिक प्रावधान है वो भी देख लेते हैं। आर्टिकल 82 के तहत जो संसद है जो प्रत्येक जनगणना के बाद डीलिमिटेशन एक्ट लाती है, मैं डीलिमिटेशन कमीशन का गठन करती है। आर्टिकल 170 बोलता है कि स्टेट इनटू टेरिटरी, मतलब कि जो कंस्टिट्यूंसी हैं उनको क्या है, डिवाइड करना चाहिए इक्वल में एज पर द डीलिमिटेशन एक्ट, प्रत्येक जनसंख्या के बाद। ठीक है, बस यही बात है। और डीलिमिटेशन आयोग बनता है, उसमें अध्यक्ष कौन होता है? एक कमेंट करके आप मुझे बताइए उसमें कितने सदस्य होते हैं। क्या डीलिमिटेशन आयोग की अनुशंसा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है? ये भी आप बताना। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। तो ये कुछ बोला था उनने कि कुपवाड़ा में होना चाहिए, रैसी में होना चाहिए, किश्तवाड़ में होना चाहिए, डोडा में होना चाहिए, कठुआ में होना चाहिए, राजौरी में होना चाहिए, और संभा में कि नई सीटें क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको पॉज करके आप इसको देख लेना। अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो चिप है, जो सेमीकंडक्टर, उसकी शॉर्टेज हो गई है, ये केवल चर्चा है। तो चिप क्या होता है कि इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एक सर्किट होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल काम करते हैं, जिसमें मेमोरी चिप भी होती है, माइक्रो प्रोसेसर भी डिजाइन होता है, इंटीग्रेटेड चिप भी होती है। ये किसी भी डिवाइस का एक टिनी ब्रेन होता है। क्या होता है? जैसे अपना ब्रेन है ना, ऐसे ये ब्रेन होता है। यही बोलता है कि कोई कमांड दो तो ये कहां से अप्लाई होती है? सेमीकंडक्टर से, चाहे वो टीवी हो, स्मार्टफोन हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, डाटा सेंटर को हैंडल करना। अच्छा, चिप की शॉर्टेज क्यों हुई है? क्योंकि कोविड-19 जो पेंडेमिक आया उसके कारण लगातार लॉकडाउन लगे विभिन्न देशों में, और चिप मेकिंग जो फैसिलिटी हैं, जो कारखाने हैं, वो बंद रहे। चाहे वो ताइवान में ले लो, जापान में ले लो, साउथ कोरिया में ले लो, चाइना में ले लो, और यूएस में, ये सब कारखाने क्या हुए? बंद हुए। और हाल ही में क्या हुआ है, जो इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लो, इंटरनेट, मतलब कि इंटरनेट ऑफ थिंक ले लो, ठीक है, मशीन लर्निंग ले लो, डेटा साइंटिस्ट ले लो, तो ये सब चीजें क्या हुई हैं, इनमें प्रभावी रूप से ग्रोथ हुई है। तो मांग क्या है? बड़ी है। और ऊपर से लॉकडाउन लग गया, तो लोग क्या हो गई, इसकी सप्लाई क्या हो गई? कम हो गई है। क्या हो गई है बेटा? कम हो गई है। और तीसरी बात, ये दोनों चीजें थी तो इतने में रसिया यूक्रेन क्या हो गया? कन्फ्लिक्ट हो गया। और कन्फ्लिक्ट हो गया तो और शॉर्टेज होगी। मतलब 44% जो पैलेडियम जो सप्लाई है वो कौन करता है? रसिया करता है। और 70% जो नियोन सप्लाई है वो कौन करता है? यूक्रेन करता है। तो इन दोनों का, पैलेडियम और नियोन का जो चिप निर्माण है, सेमीकंडक्टर जो निर्माण है, उसमें क्या होता है? वो महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो तीन तीन बातें हुई, कोविड-19 पैंडेमिक आ गया, डिमांड बढ़ गई, और रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट हो गया। ठीक। और यूक्रेन आल्सो सप्लायर है, मैं सेमीकंडक्टर फैब लेजर, मतलब कि इसको निर्माण में भी करने में महत्वपूर्ण योगदान हो। और हाल ही में एक बात और होने जा रही है, अगर चाइना और ताइवान का युद्ध हो गया तो हमारी चिप इंडस्ट्री, जो चिप है उसका की इंपोर्ट और करना भी मतलब कठिन हो जाएगा, तो और भी शॉर्टेज हो जाएगी, भगवान ना चाहे। ठीक है, अगर ऐसा हो तो इंडिया ने, अगर हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट क्यों हैं, तो हम दूसरे देशों पे डिपेंडेंट हैं तो इसलिए सरकार ने क्या किया है कि हम आत्मनिर्भर भारत के तहत जो भी सेमी कंडक्टर का हम बाहरों से निर्माण करते, बाहरों से हम आयात करते हैं, क्यों ना हम भारत देश में ही आत्मनिर्भर हो जाएं। तो इसलिए सरकार ने क्या किया है, इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है, ताकि सस्टेबल सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम क्या हो, बढ़ावा मिल सके। सरकार ने किया है कि आप मैन्युफैक्चर करो, हम आपको प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम का लाभ देंगे, आपको 2 से 3% तक आपको क्या करेंगे, लाभ मिलेगा। ठीक है, आप इतना एक्सपोर्ट करोगे तो हम आपको इतना 2 से 3% का एक्स्ट्रा लाभ देंगे। और सरकार ने क्या किया, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक 2012 लेके आई, ताकि जो भी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है उसको बढ़ावा मिल सके। और सरकार ने 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से
लागू कर दी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। ठीक है। ऑटोमेटिक का मतलब है कि इसको सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, मतलब कि ऑटोमेटिक रूट से क्या हो जाएगी, एक एफडीआई किसी भी मतलब कि इस सेक्टर में क्या हो जाएगी, कोई व्यक्ति इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी। और अनुमोदन के तहत होता तो वो उसमें सरकार पहले परमिशन देती, तब वो व्यक्ति उसमें क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये देखो डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम, तो उसका एक बार इसको इसको इमेज को आप क्या करना, पॉज करके एक बार पढ़ लेना। ठीक है। 5 साल का टेनओवर है, एक 2022 से 100 डोमेस्टिक सेमीकंडक्टर डिजाइन कंपनी को फायदा मिलेगा। सीडेक सेमीकंडक्टर डिजाइन इन मतलब की अवसंरचना का निर्माण करेगा। ठीक है। और ये सब बातें हैं। ठीक है। अभी जो प्रधानमंत्री जी ने यूएन जनरल असेंबली 2019 में, यूएन जनरल असेंबली 2019 में कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का अनाउंसमेंट किया था, वहां इसको एस्टेब्लिश किया था, तो उनने इसने इसको क्या मिल गया है, लीगल एंटिटी टैग मिल गया है। क्या मिल गया, लीगल एंटिटी टैग मिल गया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं उन सब के साथ मतलब कि इसके अधिकार हैं, कुछ सुविधाएं हैं और कुछ विशेषाधिकार हैं, वो सब ये क्या करेगा, ये वाला भी संस्था आप क्या कर सकेगा, यूज कर सकेगा। ठीक है। इसको ध्यान रखना। कौन सा एक्ट है, एज पर द यूनाइटेड नेशन प्रिविलेज इम्यूनिटी एक्ट 1947। ठीक। अब इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी का मतलब क्या है, कि राइट मिल सकेंगे, कुछ कर्तव्य होंगे इसके अंडर पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के तहत, और इसके तहत कोई कोई भी स्टेट शामिल हो सकता है, कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आ सकता है, कोई भी एनजीओ को ये दर्जा मिल सकता है। सीडीआई को अगर ये मिल गया है तो इसमें फंड मिल सकता है, एक्सपर्ट का व्यू मिल सकता है फ्रॉम मेंबर कंट्री से, जितनी मेंबर कंट्री है। मतलब अगर ऐसा हो गया तो आप मेंबर कंट्री से क्या ले सकते हो, अनुदान ले सकते हो। ठीक है। तो ये तो एक न्यूज थी, तो ये ध्यान रखना, इंटरनेशनल लीगल पर्सनैलिटी मिल जाए तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, ये आप ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सीडीआरआई क्या है, एक मल्टी स्टेक होल्डर ग्लोबल पार्टनरशिप है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट 23 सितंबर 2019 को लॉन्च किया। ठीक। और इसका उद्देश्य ये है कि ये न्यू एग्जिस्टिंग अवसंरचना का विकास करेगा, जो किसी भी मतलब की जलवायु और कोई भी आपदा आती है तो उसके प्रति क्या हो, सुदृढ़ हो। ठीक है। ये नहीं कि एक हवा का झोंका आए उड़ के टूट जाए, मतलब बार बार उसका निर्माण ना करना पड़े। और इसका सचिवालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में ही, इसको ध्यान रखना। अभी इसमें क्या है, 31 देश सदस्य हैं, 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सदस्य हैं और 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मेंबर है। तो ध्यान रखना, इसके देश भी का सदस्य है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी सदस्य है और प्राइवेट सेक्टर वाला भी क्या है, सदस्य। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, तो ये जब लॉन्च किया था तब की न्यूज है। ठीक। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना। आगे बढ़े, चलो। अब इंडिया ने फर्स्ट ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है, कि जो भी मतलब कि स्पेस जो गतिविधियां हैं उनको मतलब कि मॉनिटर करने के लिए कहाँ लॉन्च की है, उत्तराखंड में। और एक किसने की है, एक दिंग तारा, एक प्राइवेट स्टार्टअप है, किस क्षेत्र में, स्पेस में। तो उसने क्या किया है, इस कॉमर्शियल व्यापारिक स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव कहाँ रीजन करेगा, उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में, इसको ध्यान रखना। और दिंग तारा क्या है, ये ध्यान रखना, एक स्टार्टअप है। ठीक। ये क्या कर सकेगी, किसी भी ऑब्जेक्ट जिसका साइज 10 सेंटीमीटर से कम है उसको क्या कर सकेगी, ट्रैक कर सकेगी। ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम स्पेस का इन्वायरमेंट का अध्ययन कर सकेंगे। स्पेस में कोई अगर थ्रेट है, जैसे कोई डिब्रीज हमारे प्लेनेट से टकराता है, कोई मतलब कि एस्ट्रॉयड आ रहा है हमारे, तो उसको मॉनिटर कर सकेंगे। मतलब कि ये क्या होता है, जितनी भी सैटेलाइट है उनको हम सेफ गाइड प्रोवाइड में सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे, कोई ऑब्जेक्ट उससे आके टकरा तो नहीं रहा है, तो उसको क्या मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी।
तो सरकार ने क्या क्या स्टेप लिए हैं? सरकार ने एक नेत्र स्कीम लॉन्च की है, मतलब इसरो ने की है, सरकार मतलब इसरो ने की है। इसका मतलब है नेटवर्क फॉर स्पेस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग एंड एनालिसिस, मतलब कि जो भी हजार्ड है ऑब्जेक्ट जो भारत की तरफ आ रहा है या फिर भारत की किसी सैटेलाइट की तरफ आ रहा है जिससे खतरा है, उसको क्या करेगा? ट्रैक करेगा। और इंडिया यूएसए के मध्य क्या हुआ है? द्विपक्षीय समझौता हुआ है, ताकि क्या सके हम आसानी से अपनी संपत्ति को अंतरिक्ष में क्या रख सकें? सुरक्षित रख सकें। तो ये सरकार ने स्टेप लिए। तो नेत्र को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। नेत्र ये है, और किसने लॉन्च किया? इसरो ने। उसका उद्देश्य क्या है? अभी हाल ही में जो मिनिमम सपोर्ट, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी है, पैनल ने कहा है कि इसको डाइवर्सिफाई करने की आवश्यकता है। आप केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य को चावल और गेहूं पर फोकस नहीं कर सकते। हमको क्या करना है? क्रॉप पैटर्न है, जो फसल जो का चक्र है, जो फसल किसान उगाते हैं, जो फसल भारत में उगती है, उसमें विविधता लाने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम फसलों पे क्या है, अन्य देशों पे भी निर्भर हैं। जैसे पाम ऑयल पे, पाम ऑयल है वो हम इंडोनेशिया से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। तो इससे, और इंडोनेशिया ने बैन भी लगा दिया था कि उनकी घरेलू स्तर पर कमी पड़ रही थी, तो उन्होंने क्या किया? बैन लगा दिया। तो उससे भू राजनीतिक की, मतलब कि जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन है उस पर भी असर पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए कि इसके 3 सब ग्रुप बनाने चाहिए एमएसपी पे, जो एमएसपी का निर्धारण करे, नेचुरल फार्मिंग को करे, और क्रॉप डाइवर, मतलब कि फसल विविधता को, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को बढ़ावा दे। मतलब केवल गेहूं चावल ना हो, उसमें मूंग भी हो, दाल भी हो, पाम ऑयल भी हो, मूंगफली भी हो, सूरजमुखी भी हो, ठीक है। तो और ये सारी समस्या को क्या करना चाहिए? ध्यान देना चाहिए। तो सर, पैनल ने ये भी कहा जितने भी हमारे एग्रो इन्वायरमेंट, मतलब कि एग्रो इन्वायरमेंट जो जोन है इंडिया के, उनकी मैपिंग करो, उनकी स्टडी करो कि किस क्षेत्र में क्या फसल उग सकती है, किस क्षेत्र के लिए क्या सुविधाजनक है, कहाँ क्या उग सकता है, कहाँ किसानों के लिए क्या आवश्यकता है। तो उसके मैपिंग और अध्ययन करके हम क्या करें? उन पे फसलों को क्या करें? क्रॉप को क्या करें? डाइवर्सिफिकेशन, मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन को क्या करें? बढ़ावा दें, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, भारत में कितने 15 एग्रो क्लाइमेट जोन है। जैसे जैसे एक नॉर्थ ईस्ट में है ये वाला, ठीक, नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन है ये वाला, और द सतलज यमुना प्लेन रीजन है, कौन सा? ये वाला। तो ये ऐसे कितने? 15 हैं। तो इन इन रीजन की अलग अलग अपनी पहचान। जैसे यहाँ देखो केसर ज्यादा होता है, सेव ज्यादा होते हैं, ठीक है, काजू में ड्राई फ्रूट ज्यादा होते हैं। पंजाब में चले जाओ तो गेहूं ज्यादा होता है, चावल ज्यादा होता है। थोड़ा इधर आओगे तो यहाँ शुष्क फसल ज्यादा होती है, मतलब कि दाल वगैरह ज्यादा होती है। थोड़ा गुजरात रीजन में आओगे तो यहाँ यही सेम मिलता है। मध्य प्रदेश में आओगे तो चना होता है, मतलब इधर 8वें नंबर पे देखो, अरावली मालवा अपने तो चना ज्यादा होता है, सोयाबीन होता है। मतलब कि एक जो एग्रो क्लाइमेट रीजन होता है, तो इसका जो मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो कि वहां की सॉइल टाइप, रेन कितनी मात्रा में होती है, टेम्परेचर कितनी मात्रा में होता है, मतलब कि वाटर कितनी मात्रा में होता है, उपलब्धता है या नहीं है। तो इसके आधार पर मान लो जम्मू कश्मीर का आप ये वाला रीजन देखो, तो यहाँ पे बरसात की मात्रा एक निश्चित होगी, सॉइल का एक प्रकार होगा निश्चित, मतलब कि अधिक मात्रा में, मतलब कि वही सॉइल पाई जाएगी। तो इन क्लाइमेट कंडीशन के आधार पर उस फसल को क्या कर सकते हैं? वहां का बो सकते हैं, वहां पर उसको फसल होगा। तो अगर 15 रीजन में है तो 15 रीजन में 15 प्रकार की फसल होंगी, मतलब कि एक रीजन में 2 से 3 प्रकार की फसल उग सकती हैं। तो हम क्या होंगे? क्रॉप में क्या हो जाएंगे? मतलब कि डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, मतलब कि विविधता होगी। तो यही पैनल ने क्या बोला है? यही बोला है पैनल ने, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे? अगर ऐसा क्रॉप अगर डाइवर्सिफिकेशन होगा तो हमें क्या क्या बेनिफिट होंगे? सॉइल, मतलब कि रिवर्स जो मृदा का जो स्वास्थ्य है, जो मृदा के स्वास्थ्य में जो क्षरण हो रहा है उसको सुधार होगा। जैसे गुजरात, आप पंजाब में चले जाओ तो पंजाब में क्या है?
आप या तो गेहूं की फसल होती है या तो चावल की फसल होती है। तो वहां पे क्या हो गया है, जो सॉइल है, तो वहां पे जितनी भी मतलब कि पेस्टिसाइड अधिक यूज के कारण सॉइल का क्या हो गया है, क्षरण हो गया है। ठीक है, पानी की भी खराब हो गया है। तो इसमें क्या होगा, सुधार होगा अगर यहाँ पे दूसरी फसल करोगे। 1 किलो चावल के लिए आपको 3 से 4 लीटर पानी चाहिए। तो कितना पानी बर्बाद होता है। अगर ये फसल कहीं वहां पे कम पानी वाली फसल करो, पंजाब में चावल करने की क्या आवश्यकता है। और भारत की जो आयात करता है अन्य देशों से, पाम ऑयल का आयात करता है, तो उस पर भी निर्भरता कम होगी। लोगों की, किसानों की जो इनकम है वो भी डबल होगी। और भारत में जो कुपोषण है तो उसमें सुधार आएगा, मतलब कि डाइवर्सिटी आएगी। लोग अपनी, मतलब नॉर्थ का व्यक्ति केवल क्या खाता है, दाल चावल रोटी। साउथ का व्यक्ति केवल क्या खाता है, चावल खाता है। तो अगर ऐसा होगा तो व्यक्ति क्या होगा, अपने रीजन के अनुसार क्या होगा, वो भोजन ग्रहण कर पाएगा, तो उसको कुपोषण क्या होगा, दूर होगा। तो इसमें भी सुधार होगा। जैसे ये रीजन है, इसको ध्यान रखना। ठीक है। अभी हाल ही में सरकार ने क्या किया है, नफीस सिस्टम लागू किया है, नेशनल ऑटोमेटिक फिंगर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। मतलब कि जो भी क्रिमिनल है, अपराधी व्यक्ति है, तो वो क्या करेगा, एक बार वो अगर अरेस्ट हो गया तो उसका फिंगरप्रिंट ले लिया जाएगा। उसको 10 डिजिट नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर NFN ईच पर्सन के लिए क्या होगा, मिल जाएगा, जिसने व्यक्ति ने क्राइम किया। ठीक है। तो उसका डेटा स्टोर हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। तो उसको क्राइम पकड़ने में, मतलब कि क्राइम को इन्वेस्टिगेट करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने इसको नफीस सिस्टम को क्या है, आइडेंटिफाई किया है। ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, नफीस क्या है, सिंपल है, फिंगरप्रिंट सिस्टम सिस्टम है। किसके लिए, जो अपराधी व्यक्ति हैं उनके लिए। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन आसान होगा। ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन चर्चा में है। इनने हार्डवेयर नॉर्म है वो लागू किए हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इससे संबंधित जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स 2022 में आ चुका है, आप पढ़ना। तो इसका उद्देश्य क्या है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसपे डिजिटल हेल्थ जो इकोसिस्टम डेवलप होगा। ये सेंटर सेक्टर सी स्कीम है, मतलब हर व्यक्ति को डिजिटल हेल्थ आईडी मिल जाएगी, एवरी सिटीजन को, जिसमें उससे जो स्वास्थ्य से संबंधित जो डेटा है वो स्टोर रहेगा। मतलब किसको क्या बीमारी है, उसने मतलब कि 2012 में क्या, किस डॉक्टर से क्या दवाई ली। तो इससे क्या होगा, आसानी होगी उसकी बीमारी को ट्रैक करने में, और जो भी रोग हैं उसको आसानी से हम दूर कर पाएंगे। और सरकार भी आसानी से क्या कर पाएगी, पॉलिसी का निर्माण कर पाएगी। क्या कर पाएगी, पॉलिसी का निर्माण कर पाएगी। सॉरी। मान लो किसी व्यक्ति को एक डेटा क्रिएट हो जाएगा, पता चल जाए कि देश में मान लो टीबी ज्यादा है, सरकार किस पे फोकस करेगी, टीबी पे। दूसरे नंबर पे बोला देश में चिकनगुनिया ज्यादा फैला, सरकार किस पे फोकस करेगी, चिकनगुनिया पे। तीसरे नंबर पता चलेगा कि देश में कोविड ज्यादा है, तो सरकार किस पे फोकस करेगी, कोविड पे फोकस करेगी। तो ये ऑनलाइन एक रजिस्टर बन जाएगा, सरकार अपनी मनी पॉलिसी निर्माण में भी क्या होगा, आसान होगा। और लोग अपनी स्वास्थ्य के लिए जानकारी भी आसानी से क्या रख पाएंगे। आज के व्यक्ति में कोई डॉक्टर से दवाई लेने गया, पर्चा सही हो गया तो पर्चा मिलता ही नहीं है। तो इसको ध्यान रखना। ठीक है। अब BS भारत स्टेज जो 6 नॉर्म है, सरकार ने बोला है कि CNG और LPG किट आप पेट्रोल डीजल व्हीकल में क्या करो, कंप्लाई करो, ताकि BS6 नॉर्म को क्या हो, उनमें लागू किया जा सके और पॉल्यूशन का लेवल क्या हो, कम हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि BS6 नॉर्म क्या है। तो B6 जो एमिशन जो बेंचमार्क है वो क्या करता है, हमारा प्रदूषण है उसको लेवल को कम करता है। BS जो 6 है वो पेट्रोल अगर कोई वाहन है तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड को 80 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर से कितना करना है, 60 मिलीग्राम प्रति किलोमीटर करना है। मतलब 25% की कमी हुई, कितने परसेंट की, 25% की। इसमें ध्यान रखना, किसमें, पेट्रोल व्हीकल में, NOx में। ठीक है। और मान लो कोई डीजल व्हीकल है तो उसमें 3 जो पॉल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषक हैं, उनको कम करना है। जैसे हाइड्रोकार्बन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, और पार्टिकुलेट मैटर हो गया, जो PM2.5 है, PM2
PM10 है। ठीक है, तो इनको क्या करना है, कम करना है। अब क्या कर लेते हैं हम, BS भारत स्टेज के बारे में जान लेते हैं, इतिहास की कब से लागू हुआ। ये जो BS है वो यूरो की तर्ज पर है। जैसे यूरोप में यूरो 1 आया, यूरो 2 आया, यूरो 3 आया। जब यूरोप में यूरो 3 आया तो भारत में 2000 में BS1 आया, और यूरो 4 आया तो 2005 में भारत में BS2 आया। ऐसे ही BS3 आया 2010 में, 2015 में BS4 आया। लेकिन BS5 है वो क्या कर दिया सरकार ने, स्किप कर दिया। लेकिन अब कहां पहुंच गई, BS6 कर दिया। क्या कर दिया, BS6 लागू कर दिया। और सरकार का ये उद्देश्य है कि 2024 तक संपूर्ण देश में BS6 को क्या करना है, लागू करना है। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखना। ठीक, कब स्टार्ट हुआ, 2000 में। ठीक है, इस कौन सा लागू नहीं किया सरकार ने, स्किप कौन सा किया, BS5। ठीक है, अब अमृत ग्रांट फॉर बायोटेक इनिशिएटिव। अब DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने क्या किया है, PPP मॉडल पर ब्राक के जो ब्राक है यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, जो संविधिक संस्थान है, उसने क्या किया है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, किसमें, बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र में उसने ग्रांट दी है, अमृत ग्रांट फॉर बायोटेक्नोलॉजी, ये आप देख सकते हैं। अब लातविया जो राज्य मतलब कि देश है वो चर्चा में था। इसकी राजधानी क्या है, रिगा है। जैसे लातविया आपको ये दिख रहा होगा, इसके ऊपर क्या है, एस्टोनिया है, इसके नीचे कौन है, लिथुआनिया है। ये क्या है, ये कौन सा सी है ऊपर बताओ, और ये कौन सा है, ये नॉर्थ सी है। ये आप कमेंट करके बताना है कौन सा सी है। ये पोलैंड है, बेलारूस है, इधर इधर रूस है, ऊपर फिनलैंड है। ठीक है, इधर नॉर्वे है। ठीक है, और इधर यूनाइटेड किंगडम है। ठीक, तो ये आप जो कंपेरिजन के आधार पर जो लोकेशन है आप लोग क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक है, और इन्हीं को लेकर अभी विवाद चल रहा है। इधर नीचे आओगे तो इधर थोड़ा नीचे तो यूक्रेन आ जाएगा, ब्लैक सी साइड। ठीक है, इधर नीचे आओगे तो अब भूमध्य सागर आ जाएगा। तो ये सब चीजें आप लोग क्या रखना, ध्यान रखना। अब पांडुरंग कान खोजे चर्चा में थे। ओम मतलब स्पीकर ओम बिरला ने मैक्सिको में क्या किया, उनका स्टेचू क्या किया है, उद्घाटन किया है। तो ये देखो, ये दिख रहे होंगे। ये इनका जन्म कहाँ हुआ, वर्धा में हुआ। वर्धा मतलब महाराष्ट्र में हुआ। और इनने फ्रेंच रेवोल्यूशन को क्या किया, एडमायर किया। और ये बाल गंगाधर तिलक से क्या थे, प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद से प्रभावित थे, जो आर्य समाज ने शुरू किया। अगर बाल गंगाधर तिलक से प्रभावित थे मतलब क्या होंगे, बताओ, गर्मपंथी दल से होंगे, क्रांतिकारी दल से होंगे, इनकी विचारधारा होंगी इसमें कि नहीं। स्वामी विवेकानंद तो थोड़ा बहुत गुण इनके भी होंगे, मतलब मिक्सअप बोल सकते हो। एक फाउंडिंग मेंबर रहे हैं किसके, गदर पार्टी के, जिसको लाला हरदयाल ने 1914 में क्या किया, स्टेब्लिश की। और नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर चिपंगो, जो मैक्सिको सिटी के पास है, वहां पे प्रोफेसर भी रहे हैं ये। और इन्हें रिसर्च की है, कॉर्न में रिसर्च की है, बीट में रिसर्च की है, पल्सेस में रिसर्च की है, रबर में रिसर्च की है, डेवलपिंग फॉरेस्ट में रिसर्च की है, और डाउट में रिसर्च की है, रेजिस्टेंट जो वेराइटी है। इस आधार पर इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया है कहाँ पे, मैक्सिको में। ये ध्यान रखना। ठीक है, ये सब चीज इनके बारे में आप क्या रखोगे, ध्यान रखना। अब केरला सरकार ने एक टैक्सी लॉन्च की है, जो कि सरकारी स्वामित्व के अधीन है। क्यों लॉन्च की है, क्योंकि जो ओला यूबर हैं वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस करते हैं, और कंज्यूमर का क्या करते हैं, शोषण करते हैं। इस टैक्सी का नाम है केरला सवारी, जो फर्स्ट ऑनलाइन टैक्सी है जो ऑन्ड बाय स्टेट है। क्योंकि केरला में कैसी सरकार है, समाजवादी सरकार है। वो बोलती है जो कुछ करेगा क्या करेगा, राज्य करेगा। समझ रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा प्रभाव है, इसलिए की केरला सवारी केवल 8% चार्ज लेगी, जबकि ये प्राइवेट टैक्सी सवारी कितनी लेती है, 20 से 30% चार्ज लेती है।
और फेयर रेट में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होगा, चाहे आप डे में जाओ या फिर रात में जाओ। समझ रहे बात को? जबकि रात में टैक्सी क्या लेती, चार्ज हाई कर देती है। और पुलिस से संबंधित सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, क्लियरेंस लेना पड़ेगा, जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल रहेगा, और पैनिक बटन भी होगा इसमें। मान लो कोई असुरक्षा होती है तो महिलाएं क्या करती हैं, उस पैनिक बटन को दबा सकती हैं, जो पुलिस के पास जाएगा, फायर के पास जाएगा, मान कि संबंधित सुरक्षा एजेंसी के पास क्या जाएगी, सूचना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखना है इसको थोड़ा सा, ठीक है। केरला सवाल। राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल सरकार ने लॉन्च किया है। ये क्या करता है, अवार्ड, जितने भी अवार्ड हैं, मतलब कि पद्म भूषण अवार्ड है, पद्म विभूषण अवार्ड है, वह जितने भी प्रकार के अवार्ड हैं उनके लिए क्या होता है, नॉमिनेशन होता है विभिन्न मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, एजेंसी के द्वारा। इससे क्या होगा, मतलब कि नॉमिनेशन अगर ऑनलाइन होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगा, मतलब राजनीतिक लाभ के द्वारा किसी को अवार्ड नहीं दिया जाएगा। एक्चुअल में जिसने काम किया है उसी को क्या मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। जो भी सरकार के द्वारा वेरियस अवार्ड इंस्टीट्यूट मतलब कि किए जाते हैं, भारत अनु इसमें शामिल नहीं है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई चाहती है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लाई जाए, जो एक लीगल टेंडर होगा, मतलब कि अपने पैसे की तरह, और फिएट करेंसी होगी, और वन टू वन मतलब कि एक्सचेंजेबल होगी। लोग एक दूसरे क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसे हम रुपए को कर सकते हैं। और बैलेट के माध्यम से हम क्या कर सकेंगे, यानी वॉलेट के माध्यम से हम इसका क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। इसका उपयोग घरेलू स्तर से भी कर किया जा सकेगा, और कहाँ पे, क्रॉस बॉर्डर मतलब कि बाहर भी किया जा सकेगा। इससे क्या होगा, लाभ क्या क्या होंगे, इंप्रूविंग द एबिलिटी ऑफ यूजेबिलिटी सेंट्रल बैंक मनी, मतलब कि एबिलिटी बढ़ेगी। सरकार जितना पैसा नोट छपाई पे करती है, अगर डिजिटल हो जाएगा तो सरकार का पैसा भी बचेगा और पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। सरकार चाहती है कि फ्यूचर इकोनॉमी कैसी हो, डिजिटल हो, तो इससे इसका सरकार का गोल पूरा करने में एक शुरुआत होगी। सरकार कैसे क्या चाहती है कि सरकार कैश का कम से कम उपयोग करे, तो इससे क्या होगी, सरकार की पूर्ति होगी। सरकार चाहती है कि क्रॉस बॉर्डर पे अगर कोई पेमेंट हो तो उसको हम रेगुलेशन आसानी से कर पाए, तो इसकी भी पूर्ति होगी, मान कि धन शोधन जैसे कार्य नहीं हो। सरकार चाहती है कि हम रिजिलेंट हों, तो वो भी पूर्ति होगी। सरकार चाहती है कि ब्लॉकचेन जैसी जो प्राइवेट जो करेंसी है वो भारत में अगर अगर उनकी संप्रभुता स्थापित हो जाती है, तो आरबीआई का जो नियमन है वो प्रभावित होगा, तो वो भी मतलब कि अप्रभावी रहे, तो ये भी प्रतिपूर्ति होगी। सरकार चाहती है कि भारत में कंपटीशन बढ़े, एफिशिएंसी बढ़े और नवाचार बढ़े पेमेंट सिस्टम में, तो ये भी प्रतिपूर्ति पूरी होगी। एडवांटेज क्या क्या होंगे, फ्रॉड नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, तो नो कोई भी मतलब पहचान चोरी नहीं करेगा, और तुरंत सेटलमेंट होगा। आज की जगह हम करते हैं हम पेमेंट ट्रांसफर तो उसको 24 घंटे लग जाते हैं, आज ऐसा नहीं है, इससे पहले होता था। और सभी लोग उसको आसानी से एक्सेस कर पाएंगे, और कम फीस लगेगी, क्योंकि सरकार का खर्चा कम होगा तो फीस भी क्या लगेगी, कम लगेगी। क्रिप्टो करेंसी क्या है कि डिजिटल मनी क्रिएट है, ये कोड के फॉर्म में क्रिएट होती है। ये पीयर टू पीयर क्या है, एक लैंडिंग है, मतलब डिसेंट्रलाइज है, मतलब हर व्यक्ति इसका क्या है, स्वामी है, कोई एक संस्था नहीं है। समझ रहे हैं बात को? एक ब्लॉक के फॉर्म में स्टोर हो, जैसे एक ब्लॉक ए है, इसके ऐसे बी आ गया, इसके बाद ऐसे क्या हो गया, सी आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज, इसको ध्यान रखना। इनकोडेड है, सिग्निफाइड है, यूनिट ऑफ करेंसी है, ठीक है। विभिन्न प्रकार की बिटकॉइन है, अथेरियम है, और एक्स आरपी मार्केट कैप है, तो ये विभिन्न प्रकार की करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी के प्रॉन्स क्या क्या है, मतलब लाभ क्या क्या है, कोई मैंने पेमेंट करने में कोई भी रिस्ट्रिक्शन मतलब कि बाधाएं नहीं, जैसे आरबीआई करती है कि आप 50,000 से ज्यादा पेमेंट करोगे तो आप पैन कार्ड लगाना पड़ेगा, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है। आप अनामिता इसमें मतलब गुमनाम रह सकते हैं, कि आपके द्वारा पेमेंट किया गया लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। अगर पता नहीं चलेगा तो आतंकवाद की भी फंडिंग कर सकते हैं, तो ये क्या है, इसका कौन से कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, हर व्यक्ति के समझ में नहीं आ सकता, आसान। स्पीड ऑफ एक्सचेंज ज्यादा है, माने एक्सचेंज रेट ज्यादा है। कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि पीयर टू पीयर लैंडिंग है, माने व्यक्ति से व्यक्ति के साथ संबंध है।
और फ्री ट्रांजैक्शन फीस है, या तो फ्री है या बहुत कम, और कोई महंगाई से संबंधित कोई इसमें बाधा नहीं है। मतलब आज के समय में अगर महंगाई बढ़ेगी तो करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन इसमें बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। नेगेटिव क्या क्या है, लोगों में जागरूकता की कमी है और ज्ञान की कमी है। लोग क्या करते हैं, कोई भी ऐड आता है, ऐड को देखा, उस पर लॉग इन किया, उसमें इन्वेस्ट कर दिया, दूसरे ने देखा, पैसा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इस जागरूकता की क्या है, कमी है। कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, हाईली वोलाटाइल है। मतलब बिटकॉइन देखा होगा एक दिन में कम से कम 20-20 हजार गिर जाता है, और हर एक व्यक्ति के इसको स्वीकार नहीं करना चाहता। इससे चोरी हो सकती है, स्कैम हो सकता है, आतंकवाद को फंडिंग हो सकती है, कोई भी रिकवरी सिस्टम नहीं है, काले धन को बढ़ावा मिल सकता है, बहुत सारे इशू जैसे संगठित क्राइम को बढ़ावा मिल सकता है, और एक फिएट करेंसी की तरह एक्सचेंजेबल नहीं है। ठीक है, इसके कोई एक सेंट्रल एजेंसी इसको क्या जारी नहीं करती। तो ये आज के टॉपिक है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।